द स्ट्रीट। मैं हूँ सीए सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं धनी सर्विसेज के बारे में। इस वीडियो में करेंगे धनी सर्विसेज का फंडामेंटल एनालिसिस और बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे अपन इतने सारे रेड फ्लैग्स, इतने सारे रीजंस आपको हम बताएंगे कि क्यों धनी एज अ कंपनी या एज अ आपको एज अ लेंडर इज अ फ्रॉड कंपनी और इज अ इट इज़ अ ट्रैप फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज द कस्टमर। इस वीडियो में सारी चीज़ों पे बात होगी और उन इन्वेस्टर्स को सारे रीजंस दिए जाएंगे कि क्यों आपको ये कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। एंड जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले हम लोग ने दो इंडिया बुल्स ग्रुप की कंपनी को कवर किया था एंड दोनों में ही सेम बात बोली थी। पहली कंपनी थी रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, जिसमें भी हम लोग ने 10 से 15 रीजंस बताए थे, जो कि इंडिया बुल्स के को प्रमोटर रह चुके हैं। फिर एक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस थी, जिसपे भी हम लोग ने बोला था कि ये दिस शुड बी द ट्रैप फॉर द इन्वेस्टर, इट इज नॉट अ टर्न अराउंड। आज आप सभी को पता होगा, लेटेस्ट न्यूज ये है कि ईडी की रेड पड़ गई, जिसके कारण ऑलरेडी शेयर प्राइस गिर चुका है। धनी सर्विसेज एज अ कंपनी भी उसका शेयर प्राइस का मूवमेंट काफी खतरनाक रहा है। तो अगर आप देखोगे, जो इन लोग ने 400 350 रुपए का एक हाई बनाया था, वो अब यहाँ पे वापस 100 रुपए हो चुका है। ऑलरेडी यहाँ पे अपनी जो लगभग 200 रुपए की वैल्यू, 200 रुपए से ज्यादा वैल्यू ये ऑलरेडी वो कर चुका है इरोड। ठीक है, तो वापस से इंडिया बुल्स ने इन्वेस्टर्स का पैसा डुबोया है। मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं कि इंडिया बुल्स ग्रुप एज अ कंपनी, यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी फ्रॉड्स और बहुत सारी चीजें, एमसीए के इंस्पेक्शन वगैरह उसमें हो चुके हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस फ्रॉड सर्च कीजिए, इनसाइडर ट्रेडिंग सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी न्यूज मिलेगी, उनमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, लेट्स गो विद सम फैक्ट्स ऑल्सो नाउ। ठीक है, सबसे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में अगर अपन बात करें, यहाँ पे मतलब धनी की बात करें, इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड इसका नाम था पहले। ये कंपनी ने नेम चेंज किया है। जनरली कंपनी नेम क्यों चेंज करती है? बिकॉज ऑफ यहाँ पे पास्ट इश्यूज, पास्ट इमेज खराब होती है, तो कंपनी ऐसा करती है। इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड की भी इमेज खराब थी, बिकॉज इन पे थोड़े बहुत फंड साइफनिंग और यहाँ पे फंड डाइवर्जन के एलिगेशंस लगे थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आए थे और बहुत सारी अदर चीजें थी। इसलिए कंपनी अपना ब्रांडिंग सुधारने के लिए इन्वेस्टर्स के सामने इस तरीके का नाम बदलती है। अब जो धनी का बिजनेस मॉडल है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसा बिजनेस मॉडल अभी तक तो यहाँ पे किसी ने देखा नहीं है। देखो, सिंपल सी बात है, धनी दो बिजनेस कर रही है जो टोटली अनरिलेटेड है। फिनेंस, ठीक है, और दूसरा हेल्थ केयर। मतलब इट इज टोटली टोटली अनरिलेटेड। और ऐसा नहीं है ना कि हेल्थ केयर इज जस्ट एड ऑन सर्विसेज। हेल्थ केयर इज देयर मेन बिजनेस। दे आर डूइंग फार्मेसी, दे आर डूइंग डॉक्टर ऑन कॉल सर्विस। ये सारी जो चीजें एकदम ही मतलब को रिलेशन नहीं है। मेरे को ये समझ में आता है कि फिनेंस के साथ मैंने सिक्योरिटीज का बिजनेस किया, इंश्योरेंस का दिया, म्यूचुअल फंड का दिया, तो यस आई अंडरस्टैंड। कोई भी कंपनी इस तरीके का खतरनाक मॉडल तो लेके ही नहीं आ रही, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ सुपर ऐप कंपनी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। और दूसरा, अगर अपन बात करें, पेटीएम अगर ऐसा करता है तो पेटीएम बाकी सर्विसेज भी देता है, बट ये बहुत ही अजीब सर्विसेज है। अच्छा, इसके अलावा अगर अपन बात करें, इनके 26 मिलियन कस्टमर्स है, जिसमें से 1.8 मिलियन कस्टमर्स के ही केवल पेड सब्सक्रिप्शन वाले मेंबर्स है। बाकी लोगों ने तो या तो ऐप डाउनलोड कर ली या फिर मतलब है ना, पे ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज नॉट गिविंग देम अ रेवेन्यू। पहला फ्लैग पॉइंट। दूसरा, बिजनेस मॉडल जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें, ये जो पूरा बिजनेस है, अगर आप देखोगे फार्मेसी वाला जो बिजनेस है, नेटमेट्स हो या कोई भी बड़ी कंपनी हो, ऑल आर मोस्टली लॉस मेकिंग कंपनीज। ये जो कंपनीज है, अगर अगर अपन बात करें, ई फार्मेसी वाली कंपनीज भी यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनीज है। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं वो इतने हाई होते हैं, मार्केटिंग प्रमोशन के एक्सपेंसेस, इवन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज वेरी हाई। दैट इज वाई द रीजन ऑल्सो कि धनी का भी जो बिजनेस है, हेल्थ केयर वाला डिवीजन, उसमें भी यहाँ पे लॉस ही है। ठीक है, ओवरऑल इनके जो टोटल लॉस का लगभग 25% ये कंपनी लॉस मेकिंग लॉस बनाता है, ये बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ केयर बिजनेसेस। ठीक है, तो मैं उस पर तो फिगर्स पे जाऊंगा ही नहीं कि ये उस बिजनेस में क्या क्या हो रहा है। इस बिजनेस में ऑलरेडी इतने फ्लॉज हैं, एज अ कस्टमर भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। रिसेंट में जो अभी एक न्यूज आई थी, आप सभी को पता होगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड किसी और के नाम पे है, लोन किसी और को दे दिया है। जो बेसिकली फेक पैन कार्ड्स पे ही कंपनी ने लोन दे दिया है। तो अपन डीएचएफएल से भी कंपेयर करेंगे डेफिनेटली कि डीएचएफएल में भी इस तरह की चीजें देखी गई थी, और यहाँ पे क्यों इस तरह का फ्रॉड वापस देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन की बात की गई थी, वो सब ठीक है। फिर अपन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड था ना, इसको 2018 में जब अपना एनबीएफसी क्राइसिस हुआ था, एलएफएस वाला, ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम हो गई थी। इनकी बैलेंस शीट साइज ही पूरे इंडिया बुल्स ग्रुप हाउसिंग फाइनेंस की भी पूरी क्रंच हो गई थी। ठीक है, अगर अपन देखें तो इनकी जो बैलेंस शीट साइज थी 7,000 करोड़ की थी लोन बुक, वो अभी लगभग है ना 3-4 4,500 करोड़ पे आ चुकी है। तो बहुत ज्यादा स्टीप फॉल देखने को मिला है। अगर अपन ओवर द ईयर्स का रेवेन्यू और बैलेंस शीट एसेट भी देखेंगे तो अब यहाँ पे कंपनी बोलती है कि हमारा जो एड्रेसेबल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा है, बट इस पूरे मार्केट में कंपटीशन भी बहुत हाई है।
आप कोई भी इनका डिवीजन ले लो, स्टॉक ब्रोकिंग का ले लो, जीरोधा है, एंजल वन है, ई फार्मेसी का ले लो, नेटमेड्स है, बाकी जो रिलायंस ने जो अक्वायर किया है, इवन जो अपना ये टाटा ने जो अक्वायर किया है, वो सारी है कंपनीज, ठीक है। अगर अपन ये जो जीरो इंटरेस्ट लोन की बात करें, बजाज फाइनेंस है, हैवी हैवी कंपटीशन, और वो जो कॉम्पिटिटर्स है दे आर बैक्ड बाय बिग प्लेयर्स, टाटा, रिलायंस या फिर बजाज, इतने बड़े ग्रुप है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस ही बहुत भारी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये उनसे कैसे डील करेंगे, दे हैव नो काइंड ऑफ ना कैप्चरिंग प्लान, ठीक है। एंड कंपैरेटिवली धनी इज वेरी 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 स्मॉल इन टर्म्स ऑफ देयर साइज ऑल्सो। अनदर रेड फ्लैग इशू, समीर गहलोत जो इनके सीईओ हैं, उन्होंने लास्ट टाइम एजीएम ही अटेंड नहीं करी। जनरली ऐसा नहीं देखा गया कि कोई कंपनी का इंपॉर्टेंट आदमी एजीएम ही अटेंड ना करे, सो दैट इज ऑल्सो एन इशू, ठीक है। उसके बाद बीच में एक और जो चीज़ हुई है, बेसिकली कंपनी के अंदर सीईओ का चेंजेस बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर ही एक बार है ना सीईओ, पहले ये समीर गहलोत हटे, फिर वापस किसी और को बनाया गया, अभी वापस समीर गहलोत बन गए। तो दीज आर ऑल्सो द चेंजेस विच आर गोइंग टू डेफिनेटली अफेक्ट द कंपनी, ऑपरेशनली बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आ जाता है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एमसीए का इंस्पेक्शन चल रहा है जो कि अभी भी ड्यू है, ठीक है। इन पे ऑलरेडी एमसीए मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उनका इंस्पेक्शन यहाँ पे ऑनगोइंग है। उसके अलावा यहाँ पे अगर अपन देखें तो ईडी की रेड वगैरह है, सेबी की इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी हैं जो एज ए इंडिया बुल्स या फिर प्रमोटर्स के खिलाफ चल रही है, ठीक है। अभी इस कंपनी पे क्या एप्लीकेबल है, अभी एमसीए का इंस्पेक्शन चल रहा है, ठीक है। फिर एक और जो मैं आपको दिखाऊंगा वो तो बहुत ही खतरनाक, सबसे खतरनाक, कंपनी के पास ना एनबीएफसी रजिस्टर्ड लाइसेंस नहीं है इनका। मोस्टली अगर आप देखोगे बैलेंस शीट या फिर एसेट भी देखोगे, 80% से ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड है, ठीक है। रूल्स क्या बोलते हैं, अगर आपका 50% बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है तो आपको या तो सेबी का लाइसेंस लेना है, या फिर आपको एएमएफआई का लाइसेंस लेना है, या फिर आपको अपना इसका लेना है, किसका, आरबीआई का। इनकी जो होल्डिंग कंपनी है जो आप देख रहे हो, जिसके आपके पास शेयर है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है। इनकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है जिससे सारा लोन वगैरह दिया जाता है, उसके पास जरूर लाइसेंस है, बट यहाँ पे एप्लीकेबल अभी आरबीआई के क्या नॉर्म्स बोलते हैं, एक ऐसी होल्डिंग कंपनी जो एक सब्सिडरी की हो, एक सब्सिडरी एनबीएफसी की होल्डिंग कंपनी हो, तो उसे सीआईसी का यहाँ पे लेना पड़ता है, ठीक है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइक आईएलएफएस जो एक कंपनी है ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही वैसा सीन। तो वो यहाँ पे लाइसेंस नहीं ले रखा है, और मैनेजमेंट का मानना है इनको जरूरत नहीं है। कल को अगर आरबीआई ने इन पे क्वेश्चन उठा दिया तो इट विल गोइंग टू डेफिनेटली इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे की कंसर्न है। उसके अलावा कोई भी यहाँ पे अगर बात कर रहा है कि जीएनपीए एनपीए की बात कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं इनकी एक तो देखो बुक्स बता देता हूँ, ये 4,000 करोड़ के लोन की बुक्स है, ठीक है। लास्ट टाइम इन्होंने करीबन 626 करोड़ का किया था, ठीक है, ये 2020 में किया था। इस साल इन लोग ने कितना किया, लगभग 196 करोड़ का यहाँ पे लॉस बुक किया है, ठीक है। ये इन लोग ने लॉस बुक किया 4,000 करोड़ की लोन बुक पे, मोटा मोटी 4,000 4,500 करोड़ भी अगर आप मान लो तो कितना इनने लॉस बुक कर लिया। लास्ट जो कंपनी के डिस्क्लोज्ड एनपीए फिगर्स है, जिसपे मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ, वो है 5%, ठीक है, ग्रॉस जीएनपीए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट और डिस्क्लोजर है बहुत ही अच्छे हैं, कि उसमें कहीं पे भी आपको एनपीए नाम का फिगर ही नहीं मिलेगा। अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे या फिर जो डिस्क्लोज फाइनेंशियल्स है, उसमें एनपीए, अपना कैपिटल रिस्क एडुकेसी रेशो, एएलएम, असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट वाले फिगर्स कहीं नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है, और वो सारा जो काम होता है वो सब्सिडरी के साथ होता है, और सब्सिडरी के फाइनेंशियल जनरली कोई देखता नहीं है। आधे से ज्यादा लोग तो मतलब देखते ही नहीं है उसमें क्या हो रहा है। हमने वो भी कवर किया है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट कि कितना इंपेयरमेंट कंपनी ने बुक किया है। अच्छा, इस 4,000 करोड़ में से भी है ना, लगभग 400 करोड़ का लोन तो रिलेटेड पार्टीज से ड्यू है पड़ा हुआ है, तो रिलेटेड पार्टीज के ट्रांजेक्शन भी बहुत ज्यादा है। जस्ट यू कैन सी द कंपनी का जो लॉस है वो करीबन 229 करोड़ का लॉस है, और अगर आप लास्ट क्वार्टर्स भी देख लोगे तो कंपनी का लॉस कम नहीं हो रहा है। ये कंपनी के कुछ फिनेंशियल्स हैं जहाँ पे आप देखोगे लगातार लॉस यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है, और ये और बढ़ता ही रहेगा, बिकॉज मैंने आपको बोला ना, इनका बिजनेस मॉडल बदला है, ठीक है। अगर आप सेल्स की बात करोगे, सेल्स भी बढ़ रही है डेफिनेटली, बट क्या है, बिजनेस मॉडल में इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया ना, वो ई फार्मेसी वाला, उसके कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा, धनी जो लोन देता है ना, वो बहुत उसका टिकट साइज बहुत कम होता है, तो अब उसकी जो कॉस्ट ऑफ रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। अभी मान लीजिए मैंने गांव में 2-3 हज़ार का लोन दे रखा है, वो उस आदमी ने नहीं चुकाया। पहली बात तो ये गांव के लोगों को सिबिल स्कोर की पड़ी नहीं है, खराब कर दो, बाहर में गया, कुछ भी हो, कुछ नहीं पड़ी उनको। अब आप ये सोचिए कि उस 2-3 हज़ार लोन के लिए अगर रिकवरी करनी भी पड़ी तो वो क्या भाव पड़ेगा कंपनी को, उसमें कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हाई रिकवरी कॉस्ट,
कंपनी के रिसीवेबल्स में भी आप देखोगे तो बहुत बड़े रिसीवेबल्स अमाउंट यहाँ पे लगभग है ना 43 करोड़ के रिसीवेबल अमाउंट्स यहाँ पे इनके टोटल 140 करोड़ में से 43 करोड़ यहाँ पे हाई क्रेडिट रिस्क वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनी का जो लोन बुक है, ये मोटा मोटी कंपनी का लोन बुक का फिगर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 3400 करोड़ की जो लोन बुक है अनसिक्योर्ड है। वेरी वेरी ह्यूज रिस्क टू द बिजनेस। टोटल 3400 करोड़ की जो बुक है वो अनसिक्योर्ड है। अगर उसमें लोन नहीं रिकवर हुआ तो यू ऑल्सो नो कि क्या हो सकता है। फिर लगातार यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन देखा गया। इक्विटी डाइल्यूशन क्या होता है? एनबीएफसी है ना, एक हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। कभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो आपका कैपिटल कम हो जाता है। ठीक है, आपने पैसा उठाया, लोन रिकवर नहीं हुआ, पैसा उड़ गया, जीरो हो गया। अब क्या होता है, उस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए आपको कैपिटल लगती है, या तो आप डेट लो या फिर आप इक्विटी लो। तो जब भी आप इक्विटी लेते ही जाते हो, लगातार ये लोग है ना इक्विटी लेते गए हैं। ठीक है, हर साल कभी ना कभी, हर 2-3 साल में इन्होंने इक्विटी रेस किया। इवन लास्ट ईयर भी इन लोग ने 2021 में भी कुछ इक्विटी रेस किया था इन्वेस्टर्स वगैरह से, क्यूआईपी वगैरह कर करा के। इससे क्या होता है, बेसिकली इक्विटी डाइल्यूशन होता है। एक बात समझो, 100 इन्वेस्टर्स है, अब 10 बड़े इन्वेस्टर आने वाले हैं। तो अब उसी कंपनी में अगर 10 बड़े इन्वेस्टर आ जाते हैं पैसा लेके, तो आपका तो उस कंपनी में स्टेक कम होगा ही ना। दैट इज व्हाट इक्विटी डाइल्यूशन। इससे शेयर प्राइस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इक्विटी डाइल्यूशन अगर आपको समझना है, डीएचएफएल की वीडियो में बताया था। दूसरा रेड फ्लैग क्या है, इनकी कुछ है ना एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस होता है, जहाँ पे खराब लोन परचेज किए जाते हैं कम भाव पे। उसमें जो कुछ यहाँ पे एआरसी कंपनीज है उसके अंदर 51% ही स्टेक है। अभी इतना हम लोग ने रिसर्च नहीं किया, बट वो 49% स्टेक किसका है? अगर प्रमोटर का है तो वहाँ पे देयर वुड बी अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, अगर इस तरह की कंपनीज में ना ये रिलेटेड पार्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर देती है। ठीक है, तो वो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होगी। थोड़ा आपको स्क्रीन को मोड़ के देखना पड़ेगा, बट मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताना चाह रहा हूँ। इस साल जो लोन्स गिवन है सब्सिडरी कंपनीज को, 656 करोड़ रुपीज़ के लोन गिवन है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, ये पूरा है ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का शेड्यूल है। कितनी इनकम उनको कहाँ से आ रही है, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे जो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स गिवन है 434 करोड़ रुपीज़ के अभी है ना इनसे बाकी है, अपनी जो रिलेटेड पार्टीज और इंटर कंपनी से। हो सकता है इसमें एक मेजर लोन धनी सर्विसेज एंड लोन्स लिमिटेड से हो, जो इनका एनबीएफसी का काम देखती है, बट वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब ये हमने कुछ ना इनके पुराने डेटा को फिनेंशियल्स में डाल के देखा था। इन लोग ने मार्च 20 और मार्च 21 में कुछ डिविडेंड वगैरह पे किया था। अब क्या पता पड़ रहा है कि जब आप है ना पैट को डिविडेंड से माइनस करोगे, जितना डिविडेंड पे आउट हुआ है उस साल के पैट से अगर अपन माइनस करें, तो अपने को क्या पता पड़ रहा है, बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव है। इससे पता पड़ रहा है कंपनी लोन लेके, या फिर कम से कम एटलीस्ट पैट से तो नहीं, बट लोन लेके ही अपना डिविडेंड पे आउट कर रही है, या फिर इक्विटी रेस करके डिविडेंड पे आउट कर रही है। दैट इज़ वेरी वेरी है ना, मतलब ये बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब इस तरह के जो इश्यूज होते हैं कि जब आप इतना कमा ही नहीं पा रहे हो, बट फिर भी यू आर जस्ट पेइंग द डिविडेंड टू जस्ट पॉकेट एज अ, मतलब प्रमोटर्स का या फिर आप इन्वेस्टर्स का। ठीक है, सो एक ये बहुत बड़ा कंसर्न है। नाउ अगर अपन प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर ध्यान से देखेंगे, इन्होंने अपना जो बिजनेस मॉडल वगैरह ये सब जो अनाउंसमेंट किए थे ना, अक्टूबर 20 के आसपास किए थे, बट प्रमोटर ने उसके बाद भी अपना स्टेक बेचा। देखो क्या किया था, पहले तो ये 36% 37% स्टेक था, यहाँ पे लगातार बेचती आई। फिर उन्होंने क्या किया, इस क्वार्टर में एक तो कम किया, पहली बात तो ये, और इसी क्वार्टर से वापस बढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब प्रमोटर ही खुद ही मतलब अपने आप में ही मतलब गेम खेल रहे काइंड ऑफ, जो आप मैं बता रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा वोलेटाइल जो मूवमेंट है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर अपन देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में, यहाँ पे एफआईआई जो है उनका भी स्टेक कम हुआ है, डीआई का भी स्टेक लगभग मेंटेन ही रहा है, बट यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो बेसिकली देखो, मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ पे अपने को वो सारी चीज़ें तो देखनी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि बड़े इन्वेस्टर को कभी कॉपी नहीं करना चाहिए। प्रमोटर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो डिफरेंट मैटर है, बट डीआई या एफआई को कभी कॉपी नहीं करना चाहिए। ये चार्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्सिडरी फाइनेंशियल्स में से निकाला है, धनी लोन एंड सर्विसेज लिमिटेड, जो कोई नहीं देखता है, नो बडी नोज। अगर आप यहाँ पे धनी का एनपीए गूगल पे भी सर्च करने जाओगे ना, आपको धनी का एनपीए नहीं मिलेगा। कंपनी डिस्क्लोज नहीं करता अपने मेन फाइनेंशियल्स के साथ, उसकी सब्सिडरी फाइनेंशियल्स के साथ देखते हैं। मैंने आपको बताया था 5% के आसपास है। 31 मार्च की एक चीज़ देखते हैं, देखो 4000 करोड़ का ग्रॉस लोन है,
उसमें से 4,300 करोड़ का लॉस बुक करना पड़ा। 4,000 करोड़ का लोन है, 430 करोड़ का इनको लोन लॉस बुक करना पड़ा, ठीक है। और इससे इनका मोटा मोटी अमाउंट, लोन अमाउंट कम होता गया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कितना ये लोग लोन का इम्पेयरमेंट बुक करते जा रहे हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। अपने को नहीं पता कितनी चीज़ें यहाँ पे है ना आउट ऑफ मतलब फंड डाइवर्जन वगैरह हुआ है, वो सब जो चीज़ें वो बहुत बड़े लेवल पे होती है, वी कैन नॉट कमेंट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जो फ्रॉड किया जा रहा है, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अभी ये हम लोग ने ना 14 फेब को भी इसके बारे में बात करी थी, इससे पहले भी हम तो बात कर रहे हैं, धनी इज अ टोटली बबल फॉर अस सिंस लास्ट 6 मंथ्स ऑल्सो, ठीक है। वहाँ पे भी हमने यही बात की थी कि एनपीए फिगर्स कितने ज़्यादा इनके ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे एक आदित्य कालरा, ही इज़ अ नोटेड जर्नलिस्ट। उनके साथ क्या हुआ था, बेसिकली उन्होंने उनके किसी फेक पैन, उनके ही पैन कार्ड पे, सेम पैन कार्ड नंबर पे फेक नेम, फेक फोटो, फेक फादर्स नेम के साथ किसी ने लोन ले लिया, और इस तरीके से लोन डिसबर्स भी हो गया एक अलग ही देश में, मतलब वो आई थिंक ही लिव्स इन दिल्ली, एंड जो लोन डिसबर्स किया गया वो यूपी बिहार में किया गया। इस तरीके से हुआ, मतलब मेरा पैन कार्ड, देखिए आज डिजिटल जमाने में ना किसी का भी पैन कार्ड कहीं से भी निकाला जा सकता है, या फिर चलिए किसी का पैन कार्ड नहीं भी है तो फेक पैन कार्ड बना के लोगों ने है ना लोन वो कर दिया। इवन सन्नी लियोनी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, और यहाँ पे इस पूरे ट्विटर थ्रेड में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी, समवन अवेल लोन यूजिंग माई आधार कार्ड, पैन कार्ड। और मैं आपको बता दूं, ये ओटीपी तो हो ही नहीं रहा, ऑथेंटिकेशन हो ही नहीं रहा है। आइदर अभी लोग बाग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि धनी ने किसी और को लोन दे दिया है मेरे नाम पे। मैं अभी ये बात कर रहा हूं कि जिसको दिया है, क्या वो आदमी जेन्युइन है या वो कोई डमी आदमी है। अगर आपको मैं बताऊं, डीएचएफएल बैंड्रा बुक्स करके एक है ना आर्टिकल है मनी लाइफ का, वो आप जरूर पढ़ना। डीएचएफएल के अंदर करोड़ों रुपए के लोन, पता नहीं कितने 10-20 हजार करोड़ का लोन हम लोग ने जब एनालिसिस किया था, वो डूबियस पर्सन को दिए गए थे। मतलब वो पर्सन, आदमी डमी है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है बुक्स में, वो है ही नहीं, बस वो प्रमोटर को फंड डाइवर्जन कर दिया गया। तो ये लोन जो दिया जा रहा है इतना, कि लगभग हर कोई आदमी यही बोल रहा है कि मेरे को, मेरे नाम पे लोन, मैंने लोन नहीं लिया, किसी और ने मेरे नाम से लोन ले लिया। ये कोई और है कौन? सही में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं? चलिए, अगर अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इनसे आप लोन की रिकवरी कैसे करेंगे? क्योंकि आपने तो पैन कार्ड भी फेक लगाया, आपने तो ये भी ओटीपी भी फेक है, अपना आधार कार्ड भी फेक है। हाउ यू विल गोइंग टू मतलब बेसिकली रिकवर दैट लोन? आपने फेक पैन कार्ड वगैरह दिया ही नहीं, फेक पैन कार्ड वगैरह करके ऐसा कर दिया, तो कैसे इंपैक्ट होगा? अभी मैं अगर किसी और के नाम पे लोन ले लूं और मेरा सिबिल स्कोर वगैरह कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या कर लोगे आप? ठीक है। एंड क्या कॉस्ट रिकवरी होगी? गांव में जो लोन दिए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा, मतलब बेसिकली है ना, वो लोन चुकाएंगे ही नहीं, आप क्या उखाड़ लोगे? द रिकवरी कैसे होगा इतना? इसके बाद जरूर है ना यहाँ पे इन लोग ने एक क्लैरिफिकेशन बोला था, हमने क्रेडिट ब्यूरो को बोला है कि इस तरह की जो चीजें हैं हम उस पर सुधार करेंगे। आप जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, तो दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द क्रेडिट ब्यूरो, सो दैट ये जो सारी चीजें, ये दे आर ट्राइंग टू रिसॉल्व दैट इशू। बट इतना बड़ा लेवल पे फ्रॉड जो हो रहा है, आई डोंट थिंक कि ये रिकवरी ऑफ लोन्स भी हो पाएगा क्या। इनके कलेक्शन एफिशिएंसी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है कितना होता है, ठीक है, कि मतलब कितना लोन मांगते थे लोगों से उस एक पर्टिकुलर पीरियड में, और कितना लोन एक्चुअल में इनसे वापस रिकवर हुआ है, वो डिस्क्लोज नहीं करते। बाकी कलेक्शन एफिशिएंसी सारी चीजें पता पड़ती है। बुक्स तो आप देख ही चुके हैं कितनी खतरनाक है। तो ये बात हो गई धनी की, है ना, ये धनी के इस बिजनेस की बात हो गई। अगर आप धनी फार्मेसी भी सर्च कर लोगे ना, आपको मैं तो बोल रहा हूँ, आप कहीं पे भी देख लो, आप अपना इस पे भी देख लो, जो अपना प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे भी अगर आप धनी ऐप के वो देखोगे ना, तो आपको बहुत ही खतरनाक रिव्यूज मिलेंगे। अगर अपन देखें धनी फार्मेसी के रिव्यूज, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या बोल रखा है, हमको दवाइयाँ नहीं मिली, ठीक है, लास्ट 6 मंथ से हमको दवाइयाँ नहीं मिल रही है, ठीक है। रोज कोई ना कोई ट्वीट कर देता है कि हमें दवाइयाँ नहीं मिली, हमने पैसा भर दिया, ये हो गया वो हो गया। मतलब हाउ इट इज पॉसिबल? सारे लोग को एक साथ कैसे प्रॉब्लम आ रहा है, दवाई क्यों नहीं मिल रही है? मतलब क्या है बिजनेस में इतना बड़ा झोल कैसे हो सकता है? अच्छा, इनका एक झोल करने का एक नया तरीका भी है, देखो मैं आपको बता दूं। इवन है ना कोविड के टाइम पे मेरी पर्सनली एक फ्रेंड ने क्या किया था, दवाई ऑर्डर करी थी, उसको क्रेडिट कार्ड भी साथ में भेज दिया गया, जो वन फ्रीडम कार्ड है ना वो साथ में भेज दिया गया, उसके नाम पे लोन खोल दिया गया, प्रोसेसिंग फीस चार्ज हो गई। अब कैसे, मतलब ये किया जा सकता है? मैंने तो कुछ वो ही नहीं किया। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पे आपको बोला जाता है कि हम आपको है ना आप वो मेंबरशिप लेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड फ्री में देंगे, फ्री लिमिट मिलेगी। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक तो इनका प्रोसेसिंग फीस इज द हिडन कॉस्ट, इट इज नथिंग बट अ इंटरेस्ट, ठीक है। बहुत जगह आपको बोला जाता है 0% इंटरेस्ट रेट है, बट आप जब लोन लोगे तो आपको पता पड़ेगा प्रोसेसिंग कॉस्ट है।
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, इनके जो क्रेडिट लिमिट्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा वो है। एक तो 10-20% का ही आप टोटल क्रेडिट लिमिट एक दिन में यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरा का पूरा बिज़नेस एज़ अ कस्टमर, एज़ अ इन्वेस्टर दोनों ही लोग परेशान हैं। आई वुड ऑलवेज़ से अवॉइड, 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 अवॉइड। नोट किसी भी भाव में मैं इस कंपनी को अवॉइड करूँगा। मेरे लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत-बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिडरिंग ऑल द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एंड द प्रमोटर्स, आई वुड डेफिनिटली अवॉइड। एंड ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या सारी चीज़ें हो रही है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। लोग बाग केवल भाव देख लेते हैं और केवल अपना कोई और ले रहा है तो अपन ले लेते हैं, या फिर किसी ने बोल दिया ये मल्टी बैगर है तो वो ले लेते हैं। प्लीज एनालाइज द बिजनेस। एक एनबीएफसी कंपनी अगर अपने फाइनेंशियल्स में एनपीए डिक्लेयर नहीं कर रहा है, जो डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंज को भेजा जाता है, तो आप कैसे कर सकते हो? डीएचएफएल में भी अपने एनपीए डिस्क्लोज नहीं करते थे, ठीक है। जो लास्ट जो 1-2 साल में जब फाइनेंशियल्स आए उसमें कोई एनपीए डिक्लेयर नहीं होता था, क्योंकि पूरी बुक ही एनपीए थी। ठीक है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, इस पे और भी जब भी अपडेट आएगा तो हम लोग डेफिनेटली वी विल कवर अप ऑन द टेलीग्राम एज वेल एज ऑन द ट्विटर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इन्वेस्टर और कस्टमर दोनों जाग सके और दोनों एजुकेट हो सके। थैंक यू।